इस समय हम सेबी भवन में एक बहुत ही खास इंटरव्यू के लिए। जी हाँ, हमारे साथ हैं सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे जी 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस, करीब 40 साल का अनुभव रहा है इनका। इन्होंने चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री ली, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे, दीपम के भी चीफ थे, एलआईसी के लिस्टिंग में एक बहुत खास भूमिका निभाई, और एयर इंडिया में भी जब उसका जब प्राइवेटाइजेशन हुआ वापस, उसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब एक और बड़ी भूमिका में है सेबी चेयरमैन की। तुहिन जी, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ जुड़े। और आप पहली बार जब हमारे इवेंट में आए थे, मनी कंट्रोल के इवेंट में, तब भी मैंने आपसे मुलाकात की थी और आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइए कि सेबी चीफ का काम संभालने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आप वेल सेटल्ड हैं अब यहाँ पर, और ये आपको जो आपके पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे कितना डिफरेंट लग रहा है? नहीं, ठीक है, हम तो आदी हैं, भिन्न भिन्न संस्थाओं में जाते हैं, और ये तो फाइनेंस सेक्टर से ही जुड़ी संस्था है, और पीछे भी मेरा अनुभव रहा है स्टॉक मार्केट्स के साथ, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये मैं कहने वाला था कि इस फाइनेंस सेक्टर आपके लिए कुछ नया तो है नहीं, और स्टॉक मार्केट से भी आप जुड़े रहे हैं। एज सेबी चीफ आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ क्या है सर? देखिए, हमारे सेबी में हमारा जो मैंडेट है, जो संसद का मैंडेट हमारा है, वो है 3 तरह का। एक तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट, और तीसरा है रेगुलेशन ऑफ मार्केट। तो इन तीनों को देखते हुए हमारे 3 जो हमारे मेन हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने के लिए जो हमारा रेगुलेटरी स्टैंस है, वो हम सोचते हैं या समझते हैं कि ऑप्टिमम रेगुलेशन की हम ओर जाएं, एक संतुलित रेगुलेशन जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात हो, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात हो, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स की बात हो, और रेगुलेशन को इस तरह से किया जाए जिसमें कि रेगुलेशन हमारा रिस्क जो है वो भी मिटिगेटेड रहे, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है वो कम रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस समय जो भारत की जो पूर्व संभावनाएं हैं कैपिटल मार्केट विकसित को विकास करने की, उसमें हम भूमिका निभा सकें। आपने ऑप्टिमम रेगुलेशन की बात की, तो कहीं आपको एक जो पिछले 6 महीने में एक चीज़ रही है कि कहीं ज़्यादा ओवर रेगुलेशन तो नहीं हो गया था सेबी की तरफ से? क्या ये एक फैक्टर रहा था जो आपने ऑप्टिमम रेगुलेशन की बात की? मैं कोई पिछले और आगे और इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सेबी संस्था तो इतने सालों में बनी है, और इसने देश की प्रगति के साथ इस जुड़ी रही है और मदद भी की है, और जो इतनी कैपिटल मार्केट, अभी हम 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड की कैपिटल मार्केट बने हैं, उसमें कैपिटल सेबी का पूरा योगदान रहा है। और मैं तो 11वां चेयरमैन हूँ, 10 चेयरमैन पहले आए हैं, बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ का जो स्टाफ है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, रेगुलेटर अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, जो हमारी और संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं, एक्सचेंजेस हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन सब ने मिल के हमने एक किया। और सबसे बड़ी बात इन्वेस्टर्स हैं। आज 13 करोड़ इन्वेस्टर्स इस मार्केट में आए हैं, जो कि 5 करोड़ के करीब इन्वेस्टर्स 2020 में थे। तो इन सब ने जुड़ के ये मार्केट को डेवलप किया है, और उस हिसाब से जो रेगुलेटर के रूप में मैं एक बहुत ही विनम्र भाव से ये कहना चाहूँगा कि हम जो हमारे बहुत सारे काम हुए हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम फर्दर डेवलप करेंगे। अभी के कॉन्टेक्स्ट में, अभी के समय में भारत की जो अभूतपूर्व, जैसे कहते हैं, उपलब्धियां भी हैं, और जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस समय संभावनाएं हैं, उनको हम कैसे ठीक ढंग से पूरा कर सकें, और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करके एक अच्छे रिटर्न भी मिल सके, और जो इशूअर्स हैं वो यहाँ आके कैपिटल मार्केट में आके पैसा रेज कर सकें और भारत की प्रगति में योगदान कर सकें। बिल्कुल, आपने काफ़ी स्टेक होल्डर्स की बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली उसमें
या सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है उसमें वो इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है, और इन्वेस्टर्स सेबी को एक हमेशा एक एज एक मसीहा के तौर पे देखते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो सेबी देख रहा है। तो सेबी पिछले जो 6 महीने में 1 साल में काफ़ी स्टेप्स भी उठाए हैं, काफ़ी इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर या काफ़ी रॉन्ग डूइंग्स को लेकर। क्या आप ये मानते हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो सेबी में है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा और आगे भी उस पर आप कदम और उठाएंगे और स्ट्रिक्ट कदम भी आगे उठाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो? देखिए, वो सारे जो हमने कदम उठाए हैं वो हमारे रेगुलेशंस के मुताबिक हैं, और उन रेगुलेशंस को करते हुए वो एक इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, और इसलिए उसमें इम्प्लीमेंटेशन में हमें और भी अच्छा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, जिस तरह से उस तरह से बहुत सारे जो नई चुनौतियां भी सामना हम करते हैं, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए सेबी को सजग भी रहना पड़ता है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की भी आवश्यकता है, जो कर रहे हैं और भी करने की ज़रूरत है, और जो सेबी के अपने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लोग हैं इसमें कार्य करने वाले, उनकी जो उत्पादकता में वृद्धि, उनकी कैपेबिलिटीज़ में वृद्धि, ये सब भी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और बहुत सारे सर्वेलेंस टूल, बहुत सारे सुपरविजन के टेक्निक, यूज़ ऑफ एआई और न्यू टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक में हमको आगे जाने की, मतलब जो बैलेंस शीट एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे निरंतर प्रगति पे हैं, और उसको और भी प्रगति करने की आवश्यकता है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के लिए हमें बिल्कुल जैसे तैयार भी रहना है, और हम जवाबदेह भी हैं उसके। बिल्कुल सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हालांकि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं एक मार्केट रिस्क आप लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कई कंपनियां हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस 90-95% गिरते हैं और उसके बाद उन कंपनियों में कुछ गड़बड़ियां पाई जाती हैं। हमने रिसेंटली भी 1-2 ऐसे केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली एक ऑटो एंसिलरी से जुड़ा हुआ मामला भी आई एम श्योर आपके भी संज्ञान में आया होगा। तो ऐसे में क्या पहले से कुछ वार्निंग साइंस दिए जा सकते हैं इन्वेस्टर्स को, जिससे कि वो थोड़े से कॉशियस हो जाएं इस चीज़ में? आई एम श्योर सभी ऐसे कुछ कर रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ आपने और सोचा है, कुछ और किया जा सके इसमें? देखिए, वार्निंग साइंस डिस्क्लोजर्स पे बहुत से आधारित होते हैं। डिस्क्लोजर्स बहुत मात्रा में अवेलेबल हैं। आपके जो जितने रेगुलेशंस के हिसाब से हमने किया है कि जिस हिसाब से कोई भी मटेरियल इवेंट होगा उसको बताया जाएगा एक्सचेंजेस को। फिर हमने मटेरियलिटी पे भी हमने जारी किया है कि मटेरियल किसको मानेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि मटेरियल इवेंट्स को मिस कर जाएं आप। तो उस पे भी हमने क्लैरिफिकेशन जारी किए। उसके बाद हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, वो सिर्फ उसको अप्रूव करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होने ज़रूरी हैं। ऑडिट कमेटी है, एनआरसी है, जिसमें की मैनेजमेंट पर्सनल पे इशू उन पे उनकी जवाबदेही तय होती है। बिल्कुल। उसके बाद ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स की अपनी जवाबदेही है। तो एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, और उसके ऑन टॉप ऑफ इट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो खुद भी, यदि कोई भी कॉरपोरेशन रहेगी एज एन एंटिटी, उसको अपनी रेपुटेशन भी करनी बिल्कुल होती है, और उसी रेपुटेशन के मदद पे वो आगे जाते हैं और उनको लोग रेस करते हैं। तो आप देखिए कि मेजॉरिटी जो है वो इस सिस्टम में सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल। अब उसमें कुछ यदि ऐसे लोग होते हैं जिसमें लोग आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जब फॉल्स डिस्क्लोजर के मामले सामने आते हैं, तो जब भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं या हम नोटिस करते हैं तो वो एक्शन हम लेते हैं, और हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि उसको, लेकिन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक
अपील मैं करना चाहूँगा आपके माध्यम से बिल्कुल कि वो ये ज़रूर देखें कि वो किस में इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली हाँ और बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बिल्कुल आजकल। वो इन्फॉर्मेशन इतनी सुविधा में अवेलेबल है कि बिल्कुल। आप कुछ भी ऑनलाइन भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे। बिल्कुल हाँ तो थोड़ा संभल के सहज के इन्वेस्ट करना है। आपका पैसा है, आप उस पैसे को का महत्व समझिए और उसको देख के उनमें करिए। जब आप रिटर्न्स की बात करते हैं, जहां पे भी आपको एक्सेसिव रिटर्न्स की कोई या तो वो लुभा रहा है आपको या आप देख भी रहे हैं टेम्परेरीली, तो आपको उसको एक बहुत क्रिटिकल दृष्टि से आपको देखने की जरूरत है। क्या ये सही है, क्या इसमें इतना संभव है? क्योंकि जहां कहीं भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिटर्न्स की बात लोगों ने की है, उन्होंने लोगों ने धोखा भी खाया है। बिल्कुल। तो ये जो आचरण है, जो मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग का आचरण है, एक तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म, उसमें टर्म भी होना चाहिए कि कैसे जा रही है। दूसरा वो होना चाहिए हमारे तरफ से ये है कि फॉल्स डिस्क्लोजर्स को हम बहुत तीखी नज़र से देखना चाहेंगे। अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो डिस्क्लोजर्स किए जा रहे हैं और उस पर हम तुरंत कार्रवाई करने जा रहे हैं कि यदि आप डिस्क्लोजर्स करते हैं किसी कि हमको ये ऑर्डर मिल गया है या कहाँ से लिस्टेड कंपनी से किसी ने ये हमें दिया है, तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ चेकिंग जिससे कि एक्सचेंजेस के थ्रू उन पे कंप्लायंस ऑफिसर्स को आपको मेल चले जाए कि आपकी कंपनी के विषय में किसी और कंपनी ने, लिस्टेड कंपनी ने ये घोषणा की है और एक्सचेंजेस को बताया। क्योंकि कई बार वो लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। ताकि उनके पास ये जानकारी रहे कि उनके विषय में ये कहा जा रहा है और ताकि वो एक्सचेंज को तुरंत बता सकें कि यदि वो सत्य नहीं है। तो एक म्यूचुअल क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस की भी आवश्यकता है। सेबी ने एक ग्रैनुलर डिटेल्स को लेकर एक एफपीआई से एक जवाब मांगा था कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक 50% से ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं तो एंड उसका जो ओनर है वो कौन है उसका डिटेल्स मिलना चाहिए। तो वो सबने दिया आपको, एकदम सेटिस्फैक्ट्री था वो प्रोसेस जो था? हाँ, वो प्राय जिसे कहते हैं हमें 1% के करीबी हैं, जो जिसमें कि एसेट अंडर कस्टडी का यदि 1% समझिए, हाँ जी, उसी में ही ये है कि जिनको मतलब छोड़ना पड़ा या जो मतलब नहीं कर पाए उसको। अदरवाइज ब्रॉडली लोगों ने उसको पूर्ण तो ये जो 1% है ये थोड़ा क्योंकि वो बेसिकली 50% कॉन्सेंट्रेशन क्राइटेरिया 50%, जी हाँ। और दूसरा जो थ्रेशोल्ड लेवल वाला है जो PN3 नोट के मुताबिक था, उसको तो हमने 25,000 करोड़ से अभी 50,000 करोड़ कर दिया। बट कॉन्सेंट्रेशन क्राइटेरिया सेम है। कॉन्सेंट्रेशन क्राइटेरिया सेम। वो जो 1% थे वो क्या उनके अगेंस्ट आप मांग करेंगे कि कुछ जांच हो? नहीं, उनके पास तो वो है कि वाइंड डाउन हो जाता है फिर वो तो वाइंड डाउन हो, तो समय था उनको। यदि वो नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे फर्दर वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर मतलब मोर और लेस ये माना जाए कि एकदम उस वहां तरफ से कोई बहुत ज्यादा मार्केट को इंस्टेबिलिटी का रिस्क नहीं है उस तरफ से? नहीं, उसमें नहीं है। ओके उसमें नहीं है। बट यही है कि मतलब जब हम कुछ करते हैं वो हम कंसल्टेशन से करें, उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को देखते हुए करें। कई बार समय की भी ज़रूरत होती है कुछ रेगुलेटरी एक्शन को पूरा करने के लिए, उसको भी हमको समझना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ बातचीत, जो कि एक आई थिंक सेबी की भी एक परंपरा रही है हमेशा से, कि वो जैसे कंसल्टेशन पेपर डाल जाते हैं, पब्लिक कमेंट्स करते हैं, कमेटीज़ का प्रोसेस है, और यहाँ तक कि अभी तो हमने एक रेगुलेशन बना दिया है कि रेगुलेशन कैसे बनाना है, उस पर भी हमने रेगुलेशन बनाया है। अच्छा, कि यदि हमको रेगुलेशन कोई तैयार करना है तो मुझे अचानक कुछ सपना आया, मैं रेगुलेशन नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो हमें वो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उसका रेगुलेशन हमने बनाया। बीस करोड़ की एप्लीकेशन डाली, उनको 20-20 हज़ार करोड़ के वो एप्लीकेशंस आ गई, और
काफ़ी कंपनियां थी जिनमें लोगों को लगा कि शायद रिटर्न्स जो हैं वो आउटसाइज थे। कई कंपनियां उसके बाद उनमें से गायब भी हो गई। हालांकि अब तक जो एसएमई आईपीओस थे वो डायरेक्टली एक्सचेंजेस के अंडर थे, लेकिन क्या अब सेबी थोड़ा उसमें और टाइटनिंग के प्रोसीजर लगाएगा? पिछले 6 महीने में हमने काफ़ी टाइटनिंग देखी है एसएमई आईपीओस में, क्या और की ज़रूरत है वहाँ पर? देखिए, एक तो वो जो एसएमई आईपीओ का सिस्टम था और जो रिलेटिवली लाइट टच था और अलग से मेन बोर्ड से अलग था, बिल्कुल, उसका ये भी था कि उसका फैसिलिटेट करना, क्योंकि हमारे इतने लार्ज नंबर ऑफ एसएमईज हैं, इतनी संख्या है उनकी, वो लोग मार्केट को एक्सेस कर सकें, और वो भी एक दायित्व है। बिल्कुल। दूसरा ये था कि उसको एक्सचेंज से ये रखना और उसमें लाइट टच रखना, लेकिन यदि उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां देखी गई तो उसको भी थोड़ा सा टाइट करने की आवश्यकता पड़ी, तो हमने किया। और भी वॉचफुल हैं हम, यदि उसमें कोई और ऐसे त्रुटियां रहेंगी तो उसको फिर और उस दृष्टि से भी देखेंगे। हम तो वॉच करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट हमारा कार्य है, लेकिन हम डेटा बेस्ड देखते हैं कि, और दूसरा, किसी भी स्थिति में अब यदि आप आईपीओ में इतना लग रहा है, अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ये भी तो देखने वाली बात है कि उसके बारे में जो कोई भी यदि इतना लोग देख रहे हैं तो वो भी बिल्कुल भेड़ चाल में काम ना करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उनको बहुत सारी जो चीज़ों में, यदि मान लो कोई इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इस तरह की पूरी जैसे हर्ड मेंटालिटी क्रिएट कर देते हैं, और उनको इससे अच्छा कि वो प्रोस्पेक्टस देखें, इससे अच्छा वो और चीज़ें देखें, उसमें और जानकारी करें। अभी जानकारी की खूब व्यवस्था है, और यदि इन्वेस्टर चाहे तो एक थोड़ा सा भी मेहनत करें ऑनलाइन, तो वो एक सब कुछ अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन मतलब उसके लिए आई थिंक बहुत सारे हमें और भी प्रयास करने पड़ेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। फिनफ्लुएंसर्स की आपने बात की, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? क्या रेगुलेशंस की जरूरत है फिनफ्लुएंसर्स के लिए? क्योंकि इसको लेकर काफी डिबेट छिड़ी है पिछले 6 महीने में। देखिए, हमारे पास ऑलरेडी रेगुलेशंस हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के और रजिस्टर्ड एनालिस्ट के। जी हाँ। उनकी बीच में एसोसिएशंस भी बनी हैं। उनकी भी कई दिक्कतें थी जो कुछ तो हद तक हमने सॉर्ट की हैं, और लेकिन कुछ और भी दिक्कतें हमको, जैसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, बिल्कुल, हमें करने की जरूरत है। उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है, सिर्फ 1000 के करीब जो हैं इस देश में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, 1500 के के करीब रिसर्च एनालिस्ट हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की संख्या बहुत हो सकती है, बट वो एक प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन में आपको फी बेस्ड सर्विसेज लेनी होती हैं। जी हाँ। तो अब वो जब रेगुलेशन के दायरे में आते हैं तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस उनको होती हैं, उसी रिस्ट्रिक्शंस में वो काम करते हैं। अब बहुत सारे क्या हैं कि इन्फ्लुएंसर फ्री के चक्कर में, कि फ्री सर्विसेज कोई मिल रही है, कोई यूट्यूब में वीडियो आपने देख लिया, कोई व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आ गया, और उसके बेसिस पे आप अपनाना शुरू कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में कि यहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ पहुँच, ये सारी वो कर नहीं सकते हैं। इस तरह की जो हैं कार्यवाही हमने बहुत इन्फ्लुएंसर्स और इस तरह के चैनल्स में कार्रवाई की, और 70,000 के करीब जो है वो हमने टेक डाउन किया है। 70,000 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो, इन सब से हमने 70,000 को टेक डाउन किया है कंटेंट। दूसरा, हमने कहा है कि उनके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू उनको नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए कोई भी रजिस्टर्ड, जो सेबी रजिस्टर्ड सिस्टम है, वो ऐसे लोगों के साथ जो रजिस्टर्ड ना हो एज एडवाइजर्स, वो एसोसिएट नहीं हो सकते इन एडवर्टाइजमेंट। तो ये कदम हमने उठाए हैं, और मुझे लग रहा है ये सतत हम उठाते रहेंगे, और हम वॉचफुल हैं। और हम एआई टूल की मदद से और अन्य चीज़ों से हम कॉन्स्टेंटली वॉच पे रहते हैं, क्योंकि ये फिर स्प्रिंग अप कर देते हैं, बिल्कुल, फिर लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लोगों से ये अपील है कि यदि आप एडवाइस लेंगे तो वो उसको प्रॉपर एडवाइस लीजिए, क्योंकि, और या अपनी रिसर्च करिए, लेकिन किसी के खाली कहने में, क्योंकि उसका बिजनेस इंटरेस्ट यदि वो है तो वो आपको किसी और चीज की लहरा रहा है, और कोई भी गारंटी आपको रिटर्न नहीं कर सकता, और कोई भी करेगा कि इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा, ये सारे
काफी इन्फ्लुएंसर्स आजकल एजुकेशन के गाब में आपको प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और जैसे। बहुत कुछ जो है वो आपका जो एटीट्यूड है वो उसमें आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होना चाहिए। जब आप जब करते हैं, जब आप इन्वेस्टिंग में आते हैं तो फ्लाई बाय नाइट इन्वेस्टर्स बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे आईपीओ में जा रहे हैं सिर्फ लिस्टिंग गेल के लिए आप आ रहे हैं, तो ये तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ सेबी जिसने काफ़ी फोकस किया है वो है डेरिवेटिव लॉसेस को लेकर कि 90% रिटेल जो है वो एफ में पैसा गंवाते हैं। बहुत डिबेट छिड़ी है कि क्या ये सेबी का काम है, क्योंकि सेबी का काम है कि मार्केट रेगुलेटेड है या नहीं ये देखने का। अगर किसी को ट्रेडिंग करनी ही है उसके बाद तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो इस पर आपका क्या व्यू है फिर? तो इन्फॉर्मेशन का तो बहुत काम है। यदि आप कहें, यदि उस हिसाब से कहें कि सेबी क्यों डिस्क्लोजर्स पे कह रहा है, सेबी ये क्यों कह रहा है कि ऑडिटर्स को ये करना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ये करना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज बोर्ड रूम में नहीं हो सकते। तो यदि हम बोर्ड रूम में नहीं हो सकते तो कोई तो होगा जो बोर्ड में इस तरह के इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखेगा। नहीं, मेरा सवाल इस चीज से था कि तो उसी तरह से यदि हम इंफॉर्मेशन पुट आउट करते हैं कि F&O में आप जा रहे हैं और वो डेटा एनालिसिस से पाया जाता है कि 90% पैसा लूज कर रहे बट हैं, वो एक पर्टिकुलर उसमें, हाँ जी, पूरा होल F&O में नहीं, एक भेड़ चाल की तरह जो वीकली ऑप्शंस में हो रहा था। इंडेक्स ऑप्शन आप में। इंडेक्स ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी के दिन इतनी हैक्टिक एक्टिविटी चल रही है। बिल्कुल, आप कह रहे हो कि नोशनल इंटरेस्ट पहुंच गया इंडिया में, इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। एक तो नोशनल इंटरेस्ट की जो वो कैलकुलेशन है वो ही ठीक नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के साथ आपने ऑप्शंस को जोड़ा, ठीक बात और है। दोनों का नोशनल इंटरेस्ट आपने कंबाइन कर दिया। बिल्कुल। तो लाइक हैज टू कम विद लाइक, लाइक और अनलाइक कैन नॉट कम। तो उस विषय पे भी एक जो हमारा जो सिस्टम मार्केट के मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने की प्रीमियम जरूरत को है। देखें आप उसमें, मतलब नहीं, मतलब वो डेल्टा भी देखना चाहिए कि वो वहां से कितनी दूर है। क्योंकि फ्यूचर जो है, फ्यूचर का डेल्टा 1 होगा, बिल्कुल, लेकिन ऑप्शंस का जो बहुत डीप आउट द मनी ऑप्शंस ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो वाले से आप इंट्राडे लिमिट, जो आपकी लिमिट है, उसको आप धोखे में डाल सकते हैं यदि आप डीप आउट ऑफ द। सो हमको वो वाला सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स करना है और इस तरह के कैसीनो अप्रोच को रोकना है, क्योंकि F&O का मार्केट का मतलब ही है कि आप उसमें हेजिंग के लिए कर रहे हैं, डेप्थ के लिए कर रहे हैं, लिक्विडिटी इंप्रूव कर रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी में मदद हो रही है। यदि वो अंडरलाइंग कैश मार्केट से बिल्कुल ही भिन्न है तो मतलब आपका काम बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर गैम्बलिंग हो गई फिर वो। तो वीकली ऑप्शंस पर आप जो सेबी ने एक रुख अपना लिया कि सिर्फ 2 ही वीकली एक्सपायरी होंगी, दोनों जो भी एक्सचेंज है वो चुन ले, एक ट्यूसडे एक थर्सडे। तो अब इससे लगता है कि आपको जो एक्सचेंजेस के बीच में भी तकरार चल रही थी वो भी खत्म होगी उसकी वजह से? हाँ, वो हो गई है क्योंकि हमने फिक्स कर दिया उसको। तो अब वो उस पर कोई रीथिंग नहीं है, और अगर कोई और एक्सचेंज आएगा तो उसको भी यही रखनी होगी, इसी दायरे में रह के आपको काम करना होगा। सर, एक दो आखिरी सवाल मेरे आपसे। बहुत चर्चा हो रही है कि NSE के IPO का क्या इस समय स्टेटस है, अगर आप थोड़ा उसमें मुझे बता सकें, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि एक शायद इस देश के सबसे बड़े IPOs में से एक होगा और लिस्टिंग के बाद शायद देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक होगी जो डायरेक्टली आप गवर्न करते हैं। तो उस पर क्या विचार है आपका? तो NSE IPO के बारे में जो 4 इश्यूज हैं जिस पे कि हमारी चर्चा NSE से हो रही है। कुछ हमने इंफॉर्मेशन उनसे मांगी थी, कुछ उन्होंने जवाब दिए हैं, उसके बारे में बातचीत करके हम रिजॉल्व करेंगे उसको, क्योंकि एक तो उसमें लिटिगेशन का इशू है कि सेटल वॉट एवर इज लेफ्ट आउट, दूसरा उसमें क्लियरिंग कॉरपोरेशन का रोड मैप का इशू है, क्या रोड मैप होना चाहिए, तीसरा गवर्नेंस है, चौथा टेक्नोलॉजी है। चूंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट इंस्टीट्यूशन है, ये ठीक है कि BSE लिस्टेड है और NSE लिस्टेड होने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हमें होनी चाहिए। ओके। तो लेकिन गार्ड रेल्स भी क्या होंगे, क्योंकि इसका कमर्शियल तो रोल है ही है, लेकिन कोई भी एक्सचेंज हो या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन हो, जी हाँ, वो कमर्शियल एंटिटी के होने के साथ साथ एक वो सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का रोल भी प्ले करता है, क्योंकि मार्केट है, वहाँ पे ट्रांजैक्ट होती है। जी हाँ।
तो इसलिए रेगुलेटर का रोल भी आता है कि पब्लिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो। बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें मुझे आशा तो ये है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि एज अ प्रिंसिपल आपको कोई अपोजिशन नहीं है एनएससी के लिस्टिंग से, बस एक जो ये तीन चार इश्यूज हैं ये रिजॉल्व होने चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने कल भी एक सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है ओपिनियन ट्रेडिंग को लेकर, ये इतना बड़ा मामला बनता जा रहा है और इसमें ये लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं स्टॉप लॉस की और काफ़ी कुछ ऐसी जो मार्केट से रिलेटेड है। अब क्योंकि ये लेकिन आपके डायरेक्ट परव्यू में नहीं है, इस पर आप अब क्या कदम उठाने वाले हैं फिर, जो लोग ये कर रहे हैं? नहीं, तो हम तो बता रहे हैं कि ये नहीं है। से हमारा काम एजुकेशन भी तो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन चीज़ें, इंटरनेट इतना बड़ा है, उसमें तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। हम इंटरवीन करके इतना बता रहे हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं और प्लीज़ बी कॉशियस, आप मत करिए। ओके लेकिन इसमें आप और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को आप वार्न कर सकते हैं, या फिर ये जो एंटिटीज ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हैं इनके अगेंस्ट भी आप कुछ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, जो भी लीगल एक्शन होगा वो होगा। वो कोई भी लीगल एक्शन, तो लीगल एक्शन कई तरह के हो सकते हैं, हमारे से भी हो सकता है, कहीं और भी लीगल एक्शन ले सकता है। एक सवाल रह गया था, सॉरी, म्यूचुअल फंड्स को लेकर आपने काफ़ी स्टेप्स उठाए सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, छोटू पीएमएस और काफ़ी चीज़ें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर भी आई, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी एक थोड़ी सी कंप्लेन रही है कि बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट रेगुलेशन हो गया है, चाहे वो स्किन इन द गेम हो या फिर सर्वेलेंस में, चाहे हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो या हर जगह सीसीटीवी हो। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है क्योंकि इवेंचुअली इन्वेस्टर को संभालना है, लेकिन काफ़ी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं और अपना खुद का पीएमएस स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर इसमें आपने इस पर भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, ये थोड़ा डेलिकेट मामला है, इसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, इसका तो देखिए, अगेन ये बैलेंस यदि हम देखें तो उसी दायरे में ये आता है। अभी हम सब, हमारे जो सेबी के डिविजन्स हैं वो सब लोगों से बात कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, और वो एक रोड मैप तैयारी कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों में हमें रैशनलाइज करना है, किन में सिंप्लीफाई करना है, किस में ज़्यादा रिस्क है और उस रिस्क को कम करना है, और कहाँ पे हम माइक्रो में चले गए हैं उसको हमको निकालना है। तो इस परव्यू से ही, इसी को मैं ऑप्टिमम कहता हूँ जी सर, कि जहाँ रिस्क है उस रिस्क को हम मतलब कम ना आके, ठीक है, चाहे वो कड़वा लगे उसको काम करना, चाहे वो डिफिकल्ट लगे उसको हमको निगलना होगा, ओके, वो दवा पीनी होगी जी, लेकिन जहां हमको जरूरत नहीं है हाँ, उन चीज़ों में हमें रिलैक्सेशन देनी होगी, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जो कुछ वो कर सकते हैं हमें इतना इंट्रूसिव जाने की जरूरत नहीं है। जी, अब इसको आइडेंटिफाई करने की बात है हाँ, विद प्रॉपर लॉजिक एंड रैशनल। तो मुझे लग रहा है जब वो अप्रोच से हम काम करेंगे तो कुछ इश्यूज तो रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग में हम रेगुलेशंस के अंदर उनको लाए हैं, बिल्कुल, और चूंकि इतना सारा फंड म्यूचुअल फंड्स हैंडल करते हैं और उनके लेवल में इंटेग्रिटी रहना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन यदि कोई एक्सेसिव हो रहा है, हाँ, यदि वो एक्सेसिव हो रहा है और जिसका औचित्य नहीं है, तो हम वी कैन ऑलवेज हैव अ रीलुक एट इट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इतने इस शानदार नोट पर इस इंटरव्यू खत्म करेंगे। आपने इतना समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एज सेबी चीफ आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।